नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 5 किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। और ये पांचवी जो यूनिट है, इसका जो तीसरा पॉइंट था शिक्षण प्रतिमान, उसका ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने शिक्षण प्रतिमानों का परिचय पढ़ा था। दूसरे में हमने जो 4 प्रतिमान जो निर्धारित हमारे पाठ्यक्रम में, उनमें से 2 प्रतिमान पढ़े थे, अग्रिम संगठन और वैज्ञानिक परीक्षा। आज के इस वीडियो में जो लास्ट हमारे जो 2 प्रतिमान हैं, सूचना प्रक्रम और सहकारी अधिगम, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारे जो 5वीं यूनिट का जो तीसरा पॉइंट है प्रतिमानों से संबंधित, वो आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 5वां यूनिट का एक ही पॉइंट है शिक्षण आधारित निर्मितिवाद सिद्धांत। और इसी के साथ हमारी जो कल हमारी जो 5वीं जो यूनिट है वो पूरी हो जाएगी। तो आज हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सूचना प्रक्रम प्रतिमान और एक सहकारी अधिगम प्रतिमान। और इन 4 जो प्रतिमान हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, इन चारों में से भी जो महत्वपूर्ण है वो ये दोनों ही थे, अग्रिम संगठन और वैज्ञानिक परीक्षा। इसलिए आपको याद तो चारों ही करने हैं, लेकिन स्पेशल रूप से हर जो लाइन है, हर जो पॉइंट है, वो इन दोनों की आपको ज़्यादा याद करनी है। तो जिस तरह से हमने 2 प्रतिमान कल पढ़े थे और उसमें हमने इनकी जो विशेषताएं थी, इनके प्रवर्तक थे और जो महत्वपूर्ण जो 4 तत्व होते हैं हर शिक्षण प्रतिमान में, वैसे ही हम इन दोनों के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के जो 2 प्रतिमान हैं, उनमें पहला प्रतिमान है हमारा सूचना प्रक्रम प्रतिमान। इसको हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है सैनन। तो जिस तरह से हर प्रतिमान का एक प्रवर्तक एक प्रतिपादक है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है कि सूचना प्रक्रम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा सैनन। सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान, तो जैसा इस प्रतिमान का नाम है सूचना प्रक्रम प्रतिमान, तो उसी तरह से इसकी ये विशेषता है कि सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित ये प्रतिमान है। क्योंकि प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, जैसे इंग्लिश से आपके समझ में भी आ गया होगा कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई प्रक्रिया या कार्यवाही। तो कोई भी सूचना है, उस पर जो भी कार्यवाही की जाती है, उससे संबंधित होने के कारण ही इस प्रतिमान का जो नाम रखा गया है वो सूचना प्रतिमान रखा गया है। अब इसकी एक परिभाषा, एक विशेषता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर उसको मैंने शामिल किया है। और लगभग इस परिभाषा में इस प्रतिमान से संबंधित जितनी भी जो विशेषता हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई हैं। कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा काम में लाए गए उन सभी तरीकों या कार्य प्रणालियों से हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो आपको यहीं तक समझना है कि इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है वो तरीके हैं या कार्य प्रणाली हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग या सूचना प्रक्रम एक तरीका है, एक प्रणाली है, जिनके माध्यम से, तो इन तरीकों और इनके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आ गई कि जिनके माध्यम से अपने परिवेश से प्राप्त उद्दीपकों को ग्रहण करते हैं। तो पहला कार्य सूचना प्रक्रम प्रणाली का यही है कि अपने परिवेश में, यानी जिस भी परिवेश में हम रहते हैं, उससे जो भी उद्दीपक प्राप्त होते हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, समस्याओं से अवगत होते हैं। तो सूचना प्रोसेसिंग प्रणाली के माध्यम से हम अपने परिवेश की जो सूचनाएं हैं उनसे अवगत हो सकते हैं, अवधारणाओं का निर्माण कर सकते हैं और उन समस्याओं से अवगत होकर के उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट का अपन निर्माण कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, समस्याओं का पता लगाने के बाद में उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उसका भी हम इस प्रतिमान के माध्यम से पता लगा सकते हैं।
और शाब्दिक प्रतीकों को काम में लाते हैं। और इसका समाधान करने के लिए किस प्रकार के प्रतीक काम में लिए जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर शाब्दिक प्रतीकों को काम में लिया जाता है। और ये जो इतनी बड़ी परिभाषा दी, इतनी महत्वपूर्ण जो परिभाषा है सूचना प्रक्रम प्रणाली के बारे में, वो दी है जायसी और व्हील ने। तो आपको ये परिभाषा परीक्षा में पूछ ले कि ये परिभाषा किसने दी है, तो आपका जवाब होगा जायसी और व्हील। और लगभग इसकी जो विशेषताएं हैं, उन्होंने इस परिभाषा में उन विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास किया है। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जैसे हर प्रतिमान के 4 मुख्य तत्व होते हैं, तो आपको सूचना प्रक्रम प्रणाली के भी ये 4 तत्व हैं। उनमें पहला तत्व होता है उद्देश्य। तो सूचना प्रक्रम प्रणाली का उद्देश्य है प्रतिमानों का उपयोग, यानी जो भी आपके सामने जो प्रतिमान है उनका उपयोग करें। किसके अनुसार या किसके लिए? तो व्यक्तियों के मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु। तो जो भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य हो जाएगा छात्र, क्योंकि हम किशोरों के संबंध में इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, तो सीधा सा इसका उद्देश्य हो जाएगा कि किशोरों के मानसिक और बौद्धिक विकासों हेतु सूचना प्रक्रम प्रतिमानों का उपयोग करना ही इसका उद्देश्य है। दूसरे नंबर पर जो तत्व आता है वो है संरचना। तो संरचना की बात करें, सूचना प्रक्रम प्रणाली का जो संरचना है वो है उद्दीपकों का ग्रहण किया जाता है, समस्याओं से अवगत होता है, यहाँ पर अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है और फिर समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये जो संरचना है वो ऊपर जो जायसी और व्हील ने जो परिभाषा दी थी उसी के अनुसार यहाँ पर आपको संरचना को याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर उस परिभाषा में जायसी और व्हील ने लिखा था कि यहाँ पर अपने परिवेश में उपस्थित जो उद्दीपक है उनको ग्रहण किया जाता है, समस्याओं से अवगत होते हैं, अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार की इस सूचना प्रक्रम प्रणाली में प्रतिमान में इस तरह की संरचना बनाई जाती है ताकि ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा सके। तत्वों में जो तीसरा स्थान है सामाजिक प्रणाली का, जिसमें हम शिक्षक और छात्र की बात करते हैं, तो इस प्रतिमान में छात्र अधिक सक्रिय रहता है और शिक्षक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। चौथा जो तत्व है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की बात करें इस प्रतिमान के संदर्भ में, तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी सूचनाएं किशोर से संबंधित अपने पास हैं, अपने पास जो सूचनाएं प्राप्त हैं, तो उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। अगले इसकी एक छोटी सी विशेषता है कि यह नया और आधुनिक प्रतिमान है। तो सूचना प्रक्रम से आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पर सूचना से संबंधित होता है टेक्नोलॉजी। जहाँ भी वर्तमान में सूचना शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सीधा सा तात्पर्य होता है टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर। इसीलिए यह जो प्रणाली है, यह जो उपागम है, यह जो प्रतिमान है, यह बिल्कुल नया माना जाता है और इसको आधुनिक प्रतिमान हम कहते हैं। अब जैसे हमने बहुत सारे प्रतिमान फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, परिचयात्मक वीडियो में, तो उसी से यहाँ पर लिया गया कि इस वर्ग में शामिल मुख्य प्रतिमान। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतिमान ऐसे हैं जो सूचना प्रक्रम प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें से तथ्यात्मक प्रश्न देगा तो 2 या 3 दे सकता है, और नीचे जो अपने जो विकल्प का चुनाव किया जाता है 1 या 2, 1, 2, 3 या सिर्फ 1, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है, या फिर जो साधारण प्रश्न है वहाँ भी इसको शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सूचना प्रक्रम प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, उनमें पहला है हिल्डा और तबा द्वारा प्रतिपादित आगमन चिंतन प्रतिमान। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं। पहला प्रश्न हो रहा है कि ये जो हिल्डा तबा का जो प्रतिपादित जो प्रतिमान है वो सूचना प्रक्रम प्रणाली के अंतर्गत आता है, और दूसरा प्रश्न आपका ये क्लियर हो रहा है कि आगमन चिंतन प्रतिमान किसने दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा हिल्डा और तबा ने। दूसरा जो इसके अंतर्गत जो प्रतिमान आता है वो है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, और इसके जो प्रतिपादक है वो सचमैन। तीसरा है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक है ब्रूनर। चौथा है विकासात्मक प्रतिमान, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है जीन पियाजे। तो इस तरह से ये 4 हैं, ये चारों के चारों जो प्रतिमान हैं वो सूचना प्रक्रम या
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो प्रतिमान है वो पूरा होता है। आज का जो दूसरा प्रतिमान है जिसका नाम है सहकारी अधिगम प्रतिमान, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वाटसन, शॉ और आरपोर्ट, यानी 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम इसके प्रवर्तक में शामिल हैं। मुख्य रूप से जो इसके प्रवर्तक हैं वो शॉ और आलपोर्ट हैं। इसके बारे में बाद में जाकर के प्रवृत्ति विचारक भी हुए हैं। तो सहकारी अधिगम जो प्रतिमान है इसके विचारकों की बात करें तो इसमें 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम को शामिल किया गया है। पहला है जॉन डीवी और एक है कुर्ट लेविन। तो ये प्रवर्तकों की और विचारकों की बात हमने यहाँ पर करी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो प्रतिमान है वो सामाजिक कौशलों के विकास पर बल देता है, यानी छात्र में या किशोर में सामाजिक कौशलों का विकास किस तरह से किया जा सकता है, इस बात पर यह प्रतिमान बल देता है, क्योंकि नाम ही है सहकारी, जिसको हम सामाजिक रूप से देख सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि सामूहिक और सहकारी ढंग से अधिगम उपार्जन की बात विद्यार्थियों के सामने रखी जा सकती है। तो इस प्रतिमान के माध्यम से हम सामूहिक रूप से और सहकारी ढंग से अधिगम अर्जन की, यानी जो भी चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उस पाठ्य सामग्री के उस बात को विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है। तो दोनों इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता है परस्पर मिलजुल कर के विषय विशेष संबंधी पाठ्य सामग्री के अधिगम अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं। कि यहाँ पर जो छात्र हैं, यहाँ पर जो अधिगम करता है, यहाँ पर जो किशोर अधिगम करता है, वो आपस में मिलजुल कर के विषय विशेष, यानी जिस भी विषय का वो अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जो पाठ्य सामग्री है उसका अधिगम किस तरह से किया जाए उस अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो मुख्य बात है वो है मिलजुल करके अधिगम करना। अब सहकारी अधिगम के जो मुख्य 4 तत्व हैं उनकी बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो है पारस्परिक संबंधों, सामाजिक कौशलों, स्वाध्याय और लचीलेपन की क्षमताओं का विकास करना। तो सहकारी अधिगम प्रतिमान का जो लक्ष्य है वो यही है कि पारस्परिक जो संबंध है उसका विकास करना, सामाजिक कौशल है उसका विकास करना, स्वाध्याय यानी बालक स्वयं पढ़ सके ऐसे कौशलों का विकास करना, और लचीलेपन की क्षमताओं का विकास। लचीलेपन का तात्पर्य है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो अनुशासन है उसमें थोड़ा सा लचीलापन रहता है, यानी यहाँ पर जो शिक्षण पद्धति है वो कठोर ना होकर के थोड़ी लचीली होती है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा जो तत्व है सहकारी अधिगम प्रतिमान का वो संरचना। तो संरचना में क्या किया जाता है, 4-5 छात्रों का यहाँ पर समूह निर्माण किया जाता है। तो अधिगम के लिए 4-5 छात्रों का समूह निर्माण करके और उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक प्रणाली की बात करें तो सामाजिक प्रणाली में यह प्रतिमान छात्र केंद्रित होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य भूमिका होती है वो छात्र की होती है। समूह के प्रत्येक सदस्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, एक दूसरों का प्रोत्साहन करते हैं, सहयोग व उत्साहवर्धन करते हैं। तो मुख्य रूप से सामाजिक प्रणाली में बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यह प्रतिमान जो है वो छात्र केंद्रित होता है। और इन चीज़ों को आपको ज़्यादा जोर देकर याद भी नहीं करना है, क्योंकि विशेषताओं में इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक सदस्य यानी मिलजुल करके और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। और मुख्य जो बात है ये यही है कि इसमें एक दूसरे का प्रोत्साहन सहयोग किया जाता है। चौथा जो होता है प्रतिमान का जो तत्व वो मूल्यांकन। तो प्रत्येक समूह का अवलोकन, सदस्य के सहयोग की रिकॉर्डिंग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सहकारी अधिगम के जो 4 तत्व हैं वो हमने यहाँ पर देखे। तो सबसे पहले हो गया प्रवर्तक, फिर हो जाती हैं प्रतिमान की विशेषताएं, और फिर तीसरे नंबर पर हो जाते हैं इसके तत्व। तो इस तरह से आज हमने ये जो दोनों हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित प्रतिमान हैं उनके बारे में यहाँ पर जो तत्व हैं, जो विशेषताएं हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनके बारे में मुख्य जो जानकारी है परीक्षा की दृष्टि से वो यहाँ पर हमने प्राप्त की है। अब हमारा जो दूसरा जो प्रतिमान है सहकारी अधिगम प्रतिमान, उसकी कुछ और विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं तो मैंने वीडियो के लास्ट में इनको भी शामिल कर लिया है। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है आज का, तो इस तरह से आपको इन विशेषताओं को भी याद रखना है।
किसकी विशेषता है कि छात्रों को शिक्षण अधिगम में सक्रिय साझेदार बनाने में सहायक, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसको शामिल हम कर सकते हैं। पहले भी इसी विशेषता का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इस प्रतिमान में क्या होता है कि छात्रों को शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें सक्रिय साझेदार बनाने में बहुत ही मददगार प्रतिमान है। छात्रों को अधिगम के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है, यानी जिम्मेदार भी बना सकते हैं। जिम्मेदार कैसे बनेगा? क्योंकि 4-5 अभी हमने पढ़ा था दूसरे तत्व में कि हम 4-5 छात्रों का एक समूह निर्माण कर देते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका जो कार्य उनको सौंप देते हैं। तो इस तरह से यदि हम किसी को कार्य सौंपते हैं और स्वयं उस कार्य को करना है तो जो उत्तरदायित्व की भावना उसका विकास किया जा सकता है। कमज़ोर बालकों को होशियार बालकों से सीखकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये भी हमने देखा कि क्लास में जो छात्र हैं, समूह में जो छात्र हैं, वो एक दूसरे का सहयोग और उत्साह वर्धन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में अग्रसर होते हैं। तो इससे ये पॉइंट क्लियर है कि जो उस ग्रुप में जो कमज़ोर बालक हैं वो भी होशियार बालकों के ग्रुप में शामिल होकर के उनके साथ रह कर के उनका सहयोग प्राप्त करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अगली इसकी विशेषता है कि चिंता मुक्त, स्पर्धा रहित, अभिप्रेरणात्मक वातावरण प्रदान करने में सहायक। यह जो प्रतिमान है वो एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो चिंता से मुक्त होता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। स्पर्धा रहित, इसमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है। और अभिप्रेरणात्मक यानी मोटिवेशन देने वाला, मोटिवेट करने वाला वातावरण इससे हम इस प्रतिमान से प्रदान करने में बहुत ही योगदान होता है, सहायक सिद्ध होता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के परंपरागत भूमिकाओं में उचित बदलाव लाने में सहायक। इस पॉइंट को आपको समझना है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के परंपरागत भूमिका, परंपरागत भूमिका का मतलब है कि परंपरा में ये पढ़ते हैं कि शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और शिक्षार्थी का कार्य है उस चीज़ को याद करना। इससे ज़्यादा इस चीज़ में कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की गई, उसको हम कहते हैं परंपरागत भूमिका। लेकिन इस प्रतिमान ने इस परंपरागत भूमिका में भी बदलाव लाने का कार्य किया है, और ये बदलाव लाने का कार्य यही है कि इसमें जो बालक है वो स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इस प्रतिमान के माध्यम से वो अधिगम कर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरागत जो भूमिका थी उसमें उचित बदलाव लाने में भी ये प्रतिमान सहायक सिद्ध हुआ है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब अगला जो पॉइंट है और आज के वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि सहकारी अधिगम को अपनाने में अड़चनें। यानी अपन ने ऊपर देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमान है और वर्तमान काल के अनुसार देखा जाए तो इस प्रतिमान की आवश्यकता भी है, लेकिन फिर भी इस प्रतिमान को अपनाने में कुछ अड़चनें हैं, कुछ बाधाएं हैं। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो पहली बाधा है कि अधिकांश अध्यापकों को इस प्रणाली का ज्ञान नहीं होता, यानी हम इस तरह का अभी प्रशिक्षण नहीं देने लगे हैं ताकि जो अध्यापक हैं वो सहकारी अधिगम प्रतिमानों को अपना सकें। तो पहली अड़चन यही है, पहली बाधा यही है कि मोस्ट ऑफ अध्यापकों को इसका ज्ञान नहीं है। दूसरी विशेषता है कि अध्यापकों को इस प्रणाली में गंभीर अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ सकता है, और कोई भी अध्यापक आज तक ये नहीं चाहता कि उसकी कक्षा में, उसके विद्यालय में अनुशासनहीनता हो। और ये जो प्रतिमान है उसमें गंभीर अनुशासनहीनता का सामना उसको करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम छात्रों को समूह में बांटेंगे और वो किसी लक्ष्य को या किसी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपस में वो बात भी करेंगे, शोर भी करेंगे, या फिर अन्य प्रकार की जो अनुशासनहीनताएं हैं वो भी स्वाभाविक रूप से होंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी इस प्रतिमान को अपनाने से हम बचते हैं, ताकि कक्षा में, क्योंकि जो परंपरागत जो भूमिका है उसमें अनुशासन बना रहता है। परंपरागत भूमिकाओं में शिक्षक आता है और पाठ्य वस्तु को लेकर के जो भी पाठ्य वस्तु उसको समझानी है, जो भी पाठ्य सामग्री उसे पढ़ानी है उसको पढ़ाता है, और छात्र आराम से अनुशासन पूर्वक बैठ कर के उस सामग्री को सुनते हैं, उस विषय वस्तु को सुनते हैं और फिर याद करके उसका फीडबैक देते हैं। तो इस तरह से इस अनुशासनहीनता से बचने के लिए भी हम इस जो शिक्षा सहकारी अधिगम जो प्रतिमान है इसको अपनाने से बचते हैं। अगली जो अड़चन है वो है कि सहायक सामग्री जैसे वर्कशीट, प्रोजेक्ट आदि व आर्थिक साधनों का अभाव। यानी जो विद्यालय हैं वहाँ पर जो
इस अधिगम को, इस प्रतिमान को लागू करने के जो संसाधन है उनका बहुत अभाव है। तो संसाधनों के अभाव के कारण भी हम इसको लागू नहीं कर पाते हैं। अगली बाधा है विद्यार्थियों द्वारा प्रतिरोध, यानी कहीं कहीं पर देखा गया है कि इस अधिगम प्रतिमान का विद्यार्थियों द्वारा भी प्रतिरोध किया गया है। इस प्रतिरोध का मतलब है कि विद्यार्थियों ने ये मान लिया है कि सब कुछ उन्हें शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाए, यानी वो स्वयं कक्षा में कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये बात ने घर कर लिया, इस बात ने जगह बना ली है कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो शिक्षक द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोई अध्यापक यदि 3 दिन तक अवकाश पर रहता है विद्यालय में, तो 3 दिन बाद भी आकर के यदि शिक्षक बालकों से पूछता है कि तुमने 3 दिनों में क्या चीज़ पढ़ी, क्या अध्ययन किया, तो बात हमारी जो है वो बिल्कुल हमें नकारात्मक रूप से वहाँ पर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि हमें जवाब मिलता है कि छात्रों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इस बात से सिद्ध है कि विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं इस अधिगम को अपनाने में बसते हैं। सहकारी अधिगम प्रणाली उन्हें बोझ लगती है, क्योंकि स्वयं पढ़ना उन्हें बोझ लगता है। इसीलिए हमारे संस्कृत में, शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्यायात् मा प्रमद, कि स्वाध्याय से कभी प्रमाद, आलस्य नहीं करना चाहिए। और यदि इस बात को हम मान लेंगे कि स्वाध्याय से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक प्रकार से सहकारी अधिगम प्रतिमान ही है, लेकिन ये हमें एक बोझ लगती है। तो हमें जो स्वाध्याय है वो बोझ नहीं लगना है, कि जो भी स्वाध्याय करता है, स्वयं अध्याय करता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करता है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि न केवल विद्यालय में, कंपटीशन के क्षेत्र में भी वही बालक या वही प्रशिक्षणार्थी, वही जो परीक्षार्थी आगे निकलता है जो स्वाध्याय करता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो तीसरा पॉइंट था 5वीं यूनिट का, उसको पूरा किया है। और शिक्षण प्रतिमानों से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, वो जो 3 वीडियो हमारे बने हैं उनमें मैंने शामिल करने का पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो हम जो इसके जो प्रश्न करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो हम शामिल करेंगे हमारे सीरीज में, वहाँ पर जो शेष बिंदु हैं उनको शामिल करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।